है, ठीक है। जस्ट मिनट जी। अच्छा, देखिए, ये अब अगर आप लिख रहे हैं ना कि IAS 1 क्या है, राइट जी, दिस, जी जी। देखिए आप, ये देखिए डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स इसीलिए हैं कि उनको अकाउंटेंट ने उनकी कंप्लायंस करनी, राइट, ठीक है। आप हम्म यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे दो लाइनों में ये एक्सप्लेन करें कि IAS 1 है क्या, ठीक है जी। ये कहना है हम्म कि जी एंटिटी को कंप्लाई करना चाहिए IAS 1 से, ठीक है। तो आपको बेसिकली बताना है कि IAS 1 जो है वो आपको बताती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो और उन फाइनेंशियल जी स्टेटमेंट्स में हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उनके बारे में गाइड करता है, ठीक है। तो इसको जरा थोड़ा सा आप पढ़िएगा, ठीक है। उस दिन आपको याद होगा मैंने आपको एसेंशियल रीडिंग भी थोड़ी सी रीड कराई, ठीक है। तो ये जी। आपने थोड़ा सा, तो ये वाली जो दो लाइन है ना, ये टोटली इररेलेवेंट है इसके लिए। अगर आप ऊपर हेडिंग दे रहे हैं कि IAS 1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जी बेसिकली आपने यहाँ पर करना क्या, आपने जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है दो चार लाइनों में कि IAS 1 है, ठीक है, सही। जी। इसी तरह अगर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में अगर आप ये बता रहे हैं कि जी ठीक है, ये प्राइमरी यूजर्स के को जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखा इट इज एप्लीकेशन, ठीक है, एट दैट पॉइंट वेयर स्टैंडर्ड और नॉट नॉट एप्लीकेबल। तो देखिए इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमने ये देखिए ये पढ़ा भी था कि अकाउंटेंट्स बहुत कम ही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं। मैं अगर आज अच्छे खासे किसी पढ़े लिखे अकाउंटेंट से अगर आप पूछ लेना यार कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, वो आपका मुंह देखेगा कि यार ये क्या क्या है। बात समझ आ रही है। कॉन्सेप्चुअल, जी जी। उसकी वजह ये है कि नॉर्मली जब टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, जब शुरू के पेपर्स या आगे, तो वो इन टॉपिक्स की तरफ आते ही नहीं है, वो डायरेक्ट स्टूडेंट को स्टैंडर्ड पे लेके जाते हैं। मेरी अप्रोच जी टोटली डिफरेंट है। मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टडी टेक्स्ट जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट स्टूडेंट को इतना तो पता होना चाहिए ना कि यार जो स्टैंडर्ड वो पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, उसके बैक एंड पे बेसिस क्या है, ठीक है। खाली जुबानी रट्टे लगा लेने कि अच्छा यार फलानी चीज डेबिट कर लेनी है, फलानी चीज क्रेडिट कर लेनी है, या इस चीज को एक्सपेंस ट्रीट कर लेना है, वो रट्टे लगाने का फायदा नहीं। बैक एंड पे अगर जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर आपके जहन में है, तो आपको वो समझ आएगी, ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ना सिर्फ ज्यादा अच्छी समझ आएगी बल्कि जल्दी समझ आ जाएगी कि यार हाँ यार ये चीज है तो इसको कैसे अप्लाई करना है, या स्टैंडर्ड इसके ऊपर हमें ये गाइडेंस क्यों दे रहा है, राइट। सही है। जी। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करें। अच्छा, अच्छा जी, आप इसको यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के कि नॉर्मली जो बोर्ड है IASB, ठीक है, तो IASB नॉर्मली इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। सही है, नो जी डाउट, ठीक है। ठीक है, मकसद ये जरूर है कि जहां पर अगर कोई स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, ठीक है, तो वहां पर फिर आप क्या करें, वहां पर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से गाइडलाइन लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अकाउंटेंट्स इतनी तकलीफ नहीं महसूस करते। अगर किसी को पता भी हो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लाइक कोई इस बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता भी है, तो वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कभी कोई खोलने की जहमत ही नहीं करता कि हम जरा उसकी गाइडेंस दें, ठीक है। तो वो जी जी। स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई हो रहा, तो बस अपनी ही वो तरकीबें लड़ानी शुरू कर देता है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है जी, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, जी, तो देखिए आपने सबसे पहले तो इसमें प्राइमरी यूजर को डिफाइन करें, बताएं कि प्राइमरी यूजर क्या है, ठीक है। और फिर बताएं क्योंकि वो लेंडर्स हैं, क्योंकि वो उनका पैसा स्टेक पे है, ठीक है, उनकी कैपिटल जो है वो स्टेक पे है, ठीक है, तो इसीलिए जी उनको, जी। हाँ, तो यहाँ पे स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उन्होंने अपने एजेंट से पॉइंट किए हैं, ठीक है, टू लुक आफ्टर देयर कैपिटल, ठीक है। तो डेफिनेटली, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें पता चले कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, ठीक है, तो उसके एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, चेंजेस टू दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है, ठीक है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, और हाउ एफिशिएंटली दे आर डूइंग देयर जॉब बाय यूजिंग द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ठीक है। जी जी। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, आप जरूर फॉलो करें वोकेबलरी जो उसने बुक में दी है, ठीक है।
लेकिन कोशिश करें कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी की बात कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन कि वो एसेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। या फिर हम्म। अगर वो क्लेम्स अगेंस्ट एंटिटी की बात कर रहा है, ठीक है, तो देखिए उसका क्या मतलब है, लाइबिलिटी। उसका मतलब है लायबिलिटी, लाइबिलिटी। ठीक है। और यहाँ पे वो सिर्फ चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात नहीं होगी, चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी जो इक्विटी होती है ना, इक्विटी होती है जी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंज आएगा अल्टीमेटली वो आपकी इक्विटी को हिट करेगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्विटी हम्म। उससे इफेक्ट होगी, सही है ना, सही। तो आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, अच्छा खैर ठीक है। अच्छा दोबारा अब आ जाए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है। आपने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा कि जी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेलेवेंस, मटेरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। पहली चीज तो जहन में रखें, मटेरियलिटी इज नॉट द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दो ही हैं, टोटल 6 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से 2 फंडामेंटल और 4 जो है वो एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, ठीक है जी। अब वो जो दो जी। फंडामेंटल हैं उसमें क्या आ जाती है, उसमें रेलेवेंस है और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना है, जब आप रेलेवेंस बता रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन करना है कि इंफॉर्मेशन कब रेलेवेंट है। इसमें आप कंफर्मेटरी वैल्यू और प्रेडिक्टिव वैल्यू का जरूर डिस्कस करें, ठीक है, कि प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है, कंफर्मेटरी वैल्यू क्या है, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, राइट जी, ठीक है, जब जी। हम जी। रेलेवेंस। और इसी तरह अगर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन पे बात करें तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के वो 3 कंपोनेंट्स बताते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से जी? कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ठीक है, फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ठीक है, अनबायस्ड होनी चाहिए information, ठीक है, जी। जी। सही है। तो मटेरियलिटी को वो सिर्फ कहता है एज स्पोर्टिंग कि जब आप रेलेवेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो रेलेवेंस को सामने रखें, तो आप साथ में जो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको भी साथ में जरूर देखें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो रेलेवेंस इज द फंडामेंटल क्वालिटेटिव करे, मटेरियलिटी इज नॉट गोइंग टू बी द फंडामेंटल क्वालिटेटिव करे, वो हाँ वो एक अलग अदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको कंसिडर करना चाहिए व्हेन वी आर रिव्यूइंग द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह अगर जी। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फिर आपको बताने कि ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, और इन तीनों कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। फिर जो फर्दर जो 4 हम्म। एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, फिर आप उसमें बताएं कि टाइमलीनेस क्या है, कंपेरेबिलिटी क्या है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है, वेरीफाइबिलिटी क्या है, वेरीफाइबिलिटी। ठीक है। ओके जी फाइन। तो बहरहाल ये मैंने इसको देख लिया, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आज आपने फर्स्ट टाइम लिखा है, ठीक है। आप जब इसको 2-3 मरतबा लिखेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है जी, सही है जी। ठीक। अच्छा जी, मैं इसको जरा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, और अब हम लोग चल लेते हैं आगे, जो हमारा आज का टॉपिक है उसको जरा डिस्कस करते हैं। तो जी हम लोगों ने मेरे ख्याल से फंडामेंटल एथिक्स के ऊपर बात करना शुरू की थी, इफ यू रिमेम्बर, एथिकल प्रिंसिपल्स। जी, एजाज कुशाद जी। जी सर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन करनी है, ठीक है जी, जी। प्रोफेशनल बिहेवियर प्रिंसिपल्स। आपने मेंटेन करना है, राइट। एथिक्स के प्रिंसिपल्स थे, थ्रेड्स थे। जी। अच्छा, दिस थ्रेड्स हमने डिस्कस कर लिए थे। जी। जी। इंटीमिडेशन करने का। इंटिमिडेशन हो गया था जी। 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 अच्छा, सेफ गार्ड्स भी हो गए थे। जी सिर्फ बात हो गई थी। अच्छा ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन की। एथिकल कंसिडरेशन से भी करना था हम लोगों ने। जी यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अब आ जाए कि जब हम लोग देखें, अब ऊपर जो उसने बात की ना वो तो एक जरा जनरली बात कर रहा था, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, लेकिन जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अब आप इनको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने ये वन बाय वन यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप प्रोफेशनल कंपिटेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो लेकिन कहते हैं क्लियरली की इशू व्हेन डिसीजंस आर मेड अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड डिस्क्लोजर। देखिए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनली अगर आप कंपिटेंट नहीं है,
तो आप कैसे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे? बात समझ आ रही है? ठीक है। आप जो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, आप वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे फॉलो करेंगे? आपको पता ही नहीं है कि किस चीज को कौन सा स्टैंडर्ड डील करे। बात समझा रही है? जी। जी जी Company directors and their advisors have a duty to keep up to date with developments in IFRS standards and other relevant regulations. मैंने जब आपको वैसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का जब बताया तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्वालिफिकेशन के बाद भी रेगुलरली आपको अपना नॉलेज अपडेट रखना पड़ेगा, राइट? मैंने आपको जी एग्जांपल दी थी कि हमने जब पढ़ा था लीजिंग तो हमने पढ़ी थी IAS 17 पढ़ा था, या जब हम लोगों ने रेवेन्यू पढ़ा था तो उस टाइम पे हम लोगों ने IAS 18 पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब रेवेन्यू पढ़ने के लिए हमें क्या है, हमें IFRS 15 पढ़ना है। लीजिंग पे बात आएगी तो हमें IFRS 16 पढ़ना है, राइट? ठीक जी है, ओके। Circumstances that may threaten the ability of accountants in these roles to perform their duties with the appropriate degree of professional competence and due care include, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जिसकी वजह से उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो थ्रेट हो सकती है? इनसफिशिएंट टाइम, ठीक है जी। जी, उसको कह दिए कि जी एक दिन के अंदर अंदर स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके लाओ, पूरे साल की स्टेटमेंट्स हैं, एक दिन का टाइम दीजिए, राइट? ठीक है। जी जी इनकम्प्लीट, रिस्ट्रिक्टेड और इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। स्कोप ऑफ लिमिटेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, आप खैर इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मेरे पास इस टाइम पे एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं एक क्लाइंट का काम कर रहा हूँ। अब उनका अगर मैं बात करूँ तो उनके पास भी टाइम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। पूरे साल में खिचड़ी इतनी मची हुई है उनके पिछले 4-5 सालों में। उनको वो उन पूरे 4-5 सालों के सारे अकाउंट चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतना गंद है, इतना गदर है, समझ ही नहीं आ रही कहाँ से पैसा कहाँ गया हुआ है, राइट? पहली चीज। जी जी दूसरी चीज ये मतलब ये है कि इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और समटाइम्स इनकम्प्लीट भी आप कह सकते हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि हमारी ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे, राइट? इनसफिशिएंट टाइम है। टाइम जो उन्होंने दिया, ठीक है, उन्होंने मुझे इनिशियली टोटल 4 दिन का टाइम दिया था कि यार हमें 4 दिन में ये चाहिए, राइट? जी तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आते हैं, फिर क्या होता है, फिर जब अकाउंटेंट होगा डेफिनेटली वो, जब उसके पास टाइम नहीं है इन चीजों का, राइट, डेफिनेटली नहीं होगा, जी ठीक। जी तो डेफिनेटली फिर कोई ऐसे रास्ते इख्तियार करेगा ना, बस ठीक है यार के, बस ठीक है ऐसे ही बस काम चलाओ, ठीक है। तो ये सम, अच्छा ये जी चीज हो गई। अब ये जो दो चीजें हैं डेफिनेटली, ये कहाँ से कॉन्स्टेंट्स क्रिएट हो रहे हैं? कॉन्स्टेंट्स क्रिएट हो रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है, जो रेलेवेंट जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, राइट? जी जी इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन, ये अकाउंटेंट की अपनी लिमिटेशन है, राइट? ठीक है, तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, ठीक है, एजुकेट नहीं है, ठीक है। द लास्ट वन इज इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, ठीक है। अगर उसके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, अनफ रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, काम करना उसके पास सिस्टम ही नहीं, रो रो के सिस्टम चलते हैं, ठीक है। बात समझ आ जी रही जी है? इसी तरह अगर हम लोग ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो अब उसके ऊपर थ्रेट्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं? फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी। क्या जी बोनसेस अनाउंस हो गए कि जी अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी इतना तो आपको मिलेगा जी, बोनस मिलेगा। आपने क्या किया जी, आपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी। जी इंड्यूसमेंट्स टू एनकरेज अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है जी। तो अनएथिकल बिहेवियर की तरफ ले जाने वाले जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनमें स्पेशली एक जो कंपनसेशन का एलिमेंट है वो हाईली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आपकी कंपनसेट नहीं किया जा रहा प्रॉपरली, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली फिर जो अकाउंटेंट्स होंगे तो वो क्या करेंगे? वो फिर डेफिनेटली डीमोटिवेट होंगे। फिर जब वो डीमोटिवेट होते हैं तो फिर जाहिर है वो फिर ऐसे काम करते हैं जिसका आपको अच्छा खासा लॉस हो जाता है, ठीक है। सही है जी जी। ACCA's कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, ठीक है, वो क्या है जी? क्या कहता है कि अकाउंटेंट्स में बी प्रेशराइज, ठीक है, आइदर एक्सटर्नली और बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल गेन, ठीक है। जी, अकाउंटेंट्स के ऊपर प्रेशर हो सकता है जी, या तो एक्सटर्नल पार्टीज की तरफ से। एक्सटर्नल से मुराद क्या है जी? जो मैंने आपको हम ऊपर लिमिटेशंस पढ़ के, या फिर उसका अपने मतलब पर्सनल गेन का प्रेशर हो सकता है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने जिस तरह पहले बताया ना, सैलरी कम है, ठीक है, उसकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स ही नहीं पूरी होती, ठीक है, तो जी डेफिनेटली जी वो फिर अनएथिकल बिहेवियर की तरफ जाएगा। टू बिकम एसोसिएटेड विद मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। मिसलीडिंग, फिर वो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिसलीड करेगा, ठीक है।
The code clearly states that members should not be associated with reports, returns, communications, or other information where they believe that the information contains a materiality misleading statement, contains statements of or information furnished recklessly, has been prepared with bias, or omits or obscures information required to be included where such omission or obscurity would be misleading. ठीक है। तो क्या है जी, जो अब जो एसीसीए का कोड है वो फिर अकाउंटेंट्स को या इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो क्या करें, वो फिर ऐसी चीजों से अपने आप को एसोसिएट ना करें, ठीक है, लाइक ऐसी रिपोर्ट से, ऐसे रिटर्न से, ऐसी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से जहां पर उन्हें पता हो या उन्हें यकीन हो कि इंफॉर्मेशन क्या है जी, वो मटीरियली मिसलीड करेगी स्टेटमेंट्स को, या फिर ये है जी कि जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है, जो हमने इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखी उनको नहीं मीट करेगी, ठीक है, या फिर यह है कि अनबाइस्ड तरीके से प्रिपेयर की गई है, उसमें बाइसनेस काफी, सॉरी, बाइस तरीके से प्रिपेयर की गई है, उसमें काफी सारी बाइसनेस दिखाई गई है, ठीक है, लाइक किसी एक बंदे के मनपसंद रिजल्ट जनरेट कराने की कोशिश की जा रही है, या फिर यह है कि कोई इंफॉर्मेशन ओमिट हो रही है, ठीक है, और उसकी जो ओमिशन है या जो ऑब्सक्योरिटी है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन की, वो मिसलीडिंग की तरफ जा रही है, राइट। ठीक हो गया जी। जी अच्छा जी, अब देखिए IAS 1 की एप्लीकेशन के लिए अब क्या गाइडेंस है कोड की, ठीक है, वो कहते हैं मेंबर्स को मना किया गया है कोड ने, ठीक है, फ्रॉम बीइंग एसोसिएटेड विद मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन IAS 1 क्या कहता है, कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोज फर्दर एंड रिक्वायर्स दैट एन एंटिटी मस्ट फेयर प्रेजेंट फेयरली, ठीक है, कि वो क्या करेगी, एंटिटी क्या करेगी, अपने आप को प्रेजेंटली, सॉरी, फेयरली प्रेजेंट करे इन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज। प्रेजेंट फेयरली इज एक्सप्लेन्ड एज रिप्रेजेंटिंग फेथफुली द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। हमने फेथफुल प्रेजेंटेशन पढ़ के है ना, क्या ख्याल है, पढ़े ना, तीन जी जी एलिमेंट्स हमने पढ़ा, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए, right? जी जी In general terms, this will be the case if IFRS is adhered to IAS 2. ठीक है, IAS 1 states that departures from international standards are only allowed, ठीक है जी। जी, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की छूट कब अलाउ होगी, IAS 1 क्या कह रहा है जी, एन एक्सट्रीमली रेयर केसेस, बहुत कम केसेस ऐसे होंगे, बहुत कम केसेस ऐसे होंगे, ठीक है, जहां पर आपको कहा जाए कि जी अच्छा ठीक है आप स्टैंडर्ड से डिविएट कर, राइट, जी जी where compliance with IFRS would be so misleading as to conflict with the objects of the financial statements as set out in the conceptual framework. तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने क्या पढ़े, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस पढ़ के है जी, फाइनेंशियल जो यूजर्स हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम एक पढ़ के है, ठीक है, तो प्राइमरी यूजर्स के लिए कब इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी, ठीक है, तो हमने देखा वो उनका इंटरेस्ट कहाँ पे होता है जी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में है जी, क्लेम्स टू द एंटिटी, ठीक है, या फिर जो चेंजेस टू दोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, या फिर, ठीक है, तो जाहिर है अगर अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि जो IFRS है, ठीक है, IFRS की कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स की जो कंप्लायंस है, ठीक है, वो क्या करेगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, किस चीज से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हम पहले पढ़ के आए, ठीक है, दैट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो बता रहा है, ठीक है, वो पर्पस क्या है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, दैट इज टू प्रोवाइड information about financial position, performance and changes in financial position that is useful to a wide range of users, ठीक है, यही हम लोग पढ़ के है ना पहले, जी ठीक है, तो अगर हमें जी नजर आता है कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है IFRS के एप्लीकेशन से, हमें नजर आता है कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट हो पाएंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ठीक है, तो वहां पर फिर वो अलाउ करते हैं, वो कहते हैं बेशक आप छोड़ दो स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये नहीं मीट होने वाला तो बेशक स्टैंडर्ड को छोड़, बात समझ आ गई, ठीक है जी। जी जी अच्छा, अब वो फर्दर इसको कैसे एक्सपेंशन, कैसे एक्सपेंड कैसे करे IAS 1 जी, कहते हैं कंप्लायंस विद IFRS शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है, अगर तो आप IFRS की कंप्लायंस कर रहे हैं तो आपने तब भी डिस्क्लोजर देना है, और अगर नहीं कर रहे कंप्लायंस तब भी आपको डिस्क्लोजर देना है कि आप IFRS की या स्टैंडर्ड की कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहे, बात समझ आ गई। जी जी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप डिस्क्लोजर देते हैं, राइट जी, ठीक है, जी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्लाइंग विद IFRS, ठीक है जी, तो फाइनेंशियल इफ दे कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS, ठीक है जी।
तो उस टाइम पे उनको समझा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, कि वो आईएफआरएस कंप्लाई करें, ठीक है, जब उसकी तमाम रिक्वायरमेंट आईएफआरएस की पूरी होगी। यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ठीक है, अगर आपने इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो आप कहें कि जी वो इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल करके आप डिस्क्लोजर देंगे और बात खत्म हो जाएगी, तो नहीं, ये बात नहीं होगी। आप अगर इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर आपने अडॉप्ट की हैं तो डिस्क्लोजर देना भी अनफ नहीं होगा, या अगर आपने एक्सप्लेनेटरी मटेरियल भी डाला है तो अनफ नहीं है, राइट। जी तो यूज ऑफ इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ठीक है, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने कहा कि हाँ यार मैंने इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया लेकिन मैंने साथ में डिस्क्लोजर तो दिया है ना, या मैंने साथ में जी एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे दिए हैं। तो वो कहता है जी नहीं, आपको डिस्क्लोजर तो बात की बात है, आपने इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी का किसी सूरत इस्तेमाल करना ही नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही। जी जी कहता जी है इसका कहीं पे भी नहीं बताया गया, ठीक है, तो हाँ आपको स्टैंडर्ड से डेविएशन वो कुछ केसेस में अलाउ कर दी गई है, ठीक है, जो उसने बता दिया, ठीक है, अदरवाइज आपको अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज की तरफ जाना है, राइट। जी अच्छा जी, कंप्लायंस इज नेसेसरी, ठीक है, अब क्या है जी, ये स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस है, नेसेसरी है, लेकिन बट नॉट सफिशिएंट फॉर फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है, लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी जो कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, वो आपको सफिशिएंट फेयर प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाए, बात समझ आ रही, ठीक है। जी जी फेयरनेस इज एन एथिकल कॉन्सेप्ट डायरेक्टेड एट giving the users of financial statement the opportunity to see the full picture of an entity's position and performance, ठीक है जी, सही है। जी अच्छा जी जी, अब आगे चल रहे हैं जी, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस, कि अगर आपने कोई डिसीजंस लेने हैं बीइंग एन अकाउंटेंट, ठीक है, तो उसमें फ्रेमवर्क की क्या गाइडेंस है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो एसीसी हैज डेवलप्ड एन ओवरऑल फ्रेमवर्क टू हेल्प इट्स मेंबर मेक एथिकल डिसीजंस इन अ वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, ठीक है जी। और वो क्या है जी, पहले आप देखें रेलेवेंट फैक्ट्स को देखें, आप एथिकल इश्यूज जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो देखें, आप देखें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो आपके थ्रेट हो रहे हैं, ठीक है, और फिर आप देखें कि वो कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनसे आप इन थ्रेट्स को मिटिगेट कर सकते हैं, राइट जी। फिर क्या है जी, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, और फाइनली आप क्या करें जी, अपने आप को जी देखें, ठीक है, और अप्लाई करें जो नेसेसरी सेफ गार्ड्स हैं, ठीक है, सही है जी, यहाँ तक कोई मसला परेशानी जी जा। जी ये देखिए अब इसने एक इलस्ट्रेशन दी है एथिकल इश्यूज के ऊपर, कहते हैं एसीसी कोड ऑफ कहते हैं एथिक्स एंड कंडक्ट आइडेंटिफाइज अ नंबर ऑफ थ्रेट्स टू इट्स फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल। कहता है जेक हैज बीन पुट अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर बाय हिज मैनेजर टू चेंज द कंक्लूजन ऑफ ए रिपोर्ट ही हैज रिटन व्हिच रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द मैनेजर्स परफॉर्मेंस। हाँ जी, लेकिन अब क्या हो रहा है, मैनेजर की तरफ से परफॉर्मेंस है, क्योंकि उसने ऐसी एक रिपोर्ट लिखी है जिस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जी मैनेजर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जी अब इसका कंक्लूजन आप चेंज करो, ठीक है, तो कंक्लूजन के चेंज पे जो मैनेजर है उसको प्रेशराइज कर रहा है, राइट, सही है। जी अच्छा, अब क्या है, कहता है विच एथिकल थ्रेट इज जेक फेसिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग माइट और might be thought to affect the objectivity of providers of professional accounting services जी। अच्छा पहले तो देखिए ना, अगर तो आप आ जाए, ठीक है जी, जैक फेसिंग की तरफ, ठीक है, तो उसमें तो डेफिनेटली आप इसको सिग्निफिकेंट इंटिमिडेशन थ्रेट कह सकते हैं, क्योंकि इंटिमिडेशन है मैनेजर की तरफ से, क्या ख्याल है, ठीक जी है जी जी। तो क्योंकि मैनेजर है उसका, तो आपको ऑर्डर तो मानने पड़ेंगे ना, नहीं मानेंगे तो आपको तो हर वक्त टचका लगा रहेगा कि यार ये तो नौकरी से फारिग करता है, क्या ख्याल है, यस और जी नो। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम लोग ऑब्जेक्टिविटी की बात कर लें ऑफ प्रोवाइडर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्विसेज, ठीक है जी, कि अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे किस तरह इफेक्ट आएगा जी। जी पहली चीज वो कहता है फेलियर टू कीप अप टू डेट विद कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी। तो देखें ये तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में आएगा ना, ऑब्जेक्टिविटी में तो नहीं आएगा ना, क्या ख्याल है, यस और no? हाँ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, इस ठीक है, जी आपका जी नॉलेज अपडेट नहीं है, ठीक है। पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट्स अफेयर जी, क्लाइंट के अफेयर में आपको कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है जी, जी जी तो उसके बारे में क्या ख्याल है, ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट होगी, जी बिल्कुल। ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट होगी ना, हमने ऊपर अभी पढ़ा, ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंस थ्रेट होती है, ठीक।
हम आगे ऑडिट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल रिव्यू है, ठीक है। सॉरी, सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू है, ठीक है, सही है। जी being negligent or reckless with the accuracy of the information provided to the client, जी। एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, नेग्लिजेंस आपने शो की है जी। तो फिर यहाँ ये कहाँ पे ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कौन से वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल को इफेक्ट करेगा, अगर तो आपने नेग्लिजेंस शो की है जी। हाँ जी, प्रोफेशनल बिहेवियर में ये आ जाता है, ठीक है जी, कि आपने प्रोफेशनल जी बिहेवियर नहीं मेंटेन किया, ठीक है जी, सही है। जी हाँ जी। अच्छा जी, बहरहाल जो इसका क्वेश्चन है उसका तो जवाब यही है आपका सेकंड वाला, राइट जी, ठीक है। आपकी जी ऑब्जेक्टिविटी सेट होगी। अच्छा, नेक्स्ट चलें जी। अच्छा ठीक है। अब आ जाए जी पी आर अलर्ट। अच्छा, ये तो खैर अभी आपसे रिलेट नहीं करेगा। अच्छा, एग्जाम सिनेरियोज को जरा थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जरा जरूरी है, ठीक है, आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। द एग्जाम में प्रेजेंट यू विद सिनेरियो टिपिकली कंटेनिंग एन एरे ऑफ डिटेल, मच ऑफ विच इज पोटेंशियली रेलेवेंट। द प्रॉब्लम हाउएवर विल प्रोबेबली बी वन ऑफ टू बेसिक टाइप्स, ठीक है जी। आपको इसी तरह सिनेरियो आएगा और सिनेरियो में आपने करना है, ठीक है, और ज्यादातर इंफॉर्मेशन तो रेलेवेंट होगी, समटाइम्स वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी डाल देते हैं, राइट। अच्छा, जी पहली जो आपको सिनेरियो में जो चीज नजर आएगी, ठीक है, वो तो आपको कुछ इस तरह की चीज नजर आएगी कि मैनेजर और सुपरवाइजर जो है वो क्या करें, एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट करे अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है, टू परफॉर्म एन एक्शन विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इज नॉट मोरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। या तो वो स्टैंडर्ड्स की उसके ऊपर गाइडेंस नहीं है, ठीक है, या तो आपको नजर आएगा कि आपको जो मैनेजर है, ठीक है, वो इस तरह की अकाउंटिंग करने के लिए कह रहा है जो कि अलाउड नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैं IAS 2 की बात कर लेता हूँ इन्वेंट्री में। आपको पता है इन्वेंट्री में अब लाइफो अलाउड नहीं है, ठीक है, लाइफो के थ्रू आप कॉस्टिंग नहीं कर सकते। आपको जी जी सिर्फ जी फाइफो मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या आप वेटेड एवरेज अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जी पता है फाइफो और वेटेड एवरेज लाइफो वगैरह। जी जी हाँ जी, तो लाइफो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, मैनेजर आपको कहे कि लाइफो करो फिर, ठीक है, तो आपको इस तरह का आ सकते हैं, ठीक है, सही है जी। तो आपको वो जी एक हेल्थ ट्रीटमेंट की तरफ आपका मैनेजर लेके जा रहा हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजिंग डायरेक्टर वांट्स द फाइनेंशियल अकाउंटेंट टू मेक ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के लिए कह रहा हो डायरेक्टर, वेयर दिस इज नॉट जस्टिफाइड बाय IAS 8। अभी हमने पढ़ना है, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक है, IAS 8, ठीक है। तो अब IAS 8 उसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर तुला हुआ है कि नहीं भाई ये पॉलिसी चेंज करो, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिवली दूसरा क्या केस आएगा आपको सिनेरियोज में। The problem may be that the managing director has already performed an action which is not justified by an accounting standard or is not morally acceptable. An employee or external auditor has discovered this action and is now required to respond appropriately to the issue, ठीक है जी। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या जो आपका सीनियर है वो पहले ही एक एक्शन ले चुका है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट जी, ठीक है, सही है। तो अब जी आपसे पूछेगा कि अब आप बताएं कि जी अब आपको इस पे क्या एक्शन लेना है, राइट जी, ठीक है, सही है। जी अच्छा जी, ये वाला आपको इलस्ट्रेशन 2 दूं होमवर्क के लिए, इसका सॉल्यूशन साथ ही गिवन है, लेकिन आप जरा पहले खुद एक मरतबा इसको जरा पढ़िएगा तो आपको। ठीक 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 है अच्छा, नेक्स्ट है जरा क्या कहते हैं। कहता है जी कलशल इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी जी। द करंट ईयर इज 31 December 2025, ओके। A finance director is remunerated with a profit related bonus and share appreciation rights, ठीक है जी। जी, जो फाइनेंस डायरेक्टर है उसकी जो सैलरी है वो किस पे बेस कर रही है जी, सॉरी, जो बोनस है, ठीक है जी, प्रॉफिट से रिलेट कर रहा है। और इसी तरह अगर जी शेयर्स की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो उसकी बेसिस पे उसको कुछ राइट्स भी अलाउ हैं, ठीक है, उसको राइट्स दिए जाएंगे। पता है राइट्स का कॉन्सेप्ट जी। हाँ जी। राइट्स का अच्छा मैं थोड़ा बता खासा भी अच्छा मैं बता बताइए बेसिकली राइट्स तो ये होते हैं कि आप क्या करते हैं, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आप नए शेयर ऑफर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी जी मार्केट में जो शेयर है वो मैं कहता हूँ $10 का ट्रेड हो रहा है, आपको $7.5 ऑफर कर दिया कंपनी, ठीक है, सही जी है, जी उसको राइट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या है शेयर अप्रिसिएशन राइट से क्या क्या है,
Share appreciation rights means that the director will become entitled to a future cash payment based on the increase in the entity's share price from a specified level over a specified period of time. ठीक है जी। तो अब वो लिमिट लगी हुई है, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल एक साल में इतने टाइम में अगर शेयर की प्राइस इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो आपको इतना कैश मिलेगा, राइट, ठीक है जी। जी जी ओके जी, अब क्या कहता है, कैल्शल owns a significant number of owner occupied properties which historically have been held under the revaluation model। जी, पहले क्या है, पहले आपने उनको revaluation मॉडल पर मेंटेन किया हुआ था, राइट। जी अच्छा, जी recently due to an economic downturn property prices have been falling, प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरनी शुरू हो गई। ओके, the finance director is proposing to switch from the revaluation model to the cost model। ठीक है, उसने कहा जी रिवैल्यूएशन मॉडल से हम लोग कॉस्ट मॉडल पे चले जाते हैं, राइट। अच्छा, अब बताते जी हैं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा शॉर्टली। अच्छा चलें पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं। कहाँ पे लेके आते हैं जी, एसेट को मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं। आपको पता है जी नॉर्मली प्रॉपर्टी की वैल्यूज ऊपर ही जाती हैं, क्या ख्याल है, यस और नो। जी अब जी हुआ कुछ यूं कि अब प्रॉपर्टी की वैल्यूज गिरनी शुरू हो गई, तो उसने कहा यार अब तो मुझे इसको प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट वैल्यू गिर गई प्रॉपर्टी की। तो उसने जी कहा चलो यार हम लोग कॉस्ट मॉडल पे ले जाते हैं। हम लोगों ने जो हिस्टोरिकल जो कॉस्ट जो हम लोगों ने इस पे इनकर की थी, जी हम उस कॉस्ट के ऊपर जो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब वो क्यों करने जा रहे हैं, देखिए अब जाहिर है जब आपकी वैल्यूज गिरेंगी, ठीक है, प्रॉपर्टी की, तो डेफिनेटली लॉस है ना, रिवैल्यूएशन लॉस है कि नहीं जी। जी जी आपने एसेट को रिवैल्यू किया, लॉस हुआ, ठीक है। तो जब आप हिस्टोरिक मॉडल पर दे, अच्छा, अब जब आप हिस्टोरिक मॉडल पे ले गए तो डेफिनेटली अब आपने क्या किया, वो जो रिवैल्यूएशन लॉस है, ठीक है, आपने इसको अवॉइड कर लिया, राइट, ठीक है। तो जी जो कि गलत अप्रोच है, गलत अप्रोच है। मॉडल उसने सिर्फ इस वजह से चेंज किया क्योंकि प्राइसेस गिरेंगी, ठीक है, गलत अप्रोच है। एनीवे तो अब वो क्या कर रहा है, अनबाइस हो गया ना, उसको लालच है कि यार मुझे बोनस मिलने हैं, उसको लालच है यार कि शेयर प्राइसेस ऊपर जानी है, ठीक है, तो लाइक मैं जितना अच्छा मेरे रिजल्ट्स होंगे उतनी शेयर शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। सही है, जी क्योंकि प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे आपके कोर्स में नहीं होगा, आगे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सीखेंगे, ठीक है, कि प्राइसेस का इम्पैक्ट प्रॉफिट से। तो डेफिनेटली जब आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उससे आपकी जो शेयर प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, जी तो ये तो पहली बात हो गई, उसने अनबाइसनेस की। अच्छा, दूसरा क्या है, कहता है शॉर्टली बिफोर द ईयर एंड से पहले द सीईओ ऑफ कैलशेल हु होल्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस, ठीक है जी, सीईओ है जिसके पास जी शेयर ऑप्शंस है, mentioned to the finance director that he was hoping to retire within the next year। जी, उसने डायरेक्टर फाइनेंस कहा जी कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाएगा, एंड वाज होपिंग टू मैक्सिमाइज कैल्शियल शेयर प्राइस बाय हिज रिटायरमेंट डेट, ठीक है, और उम्मीद करके बैठा है कि जी उसकी रिटायरमेंट डेट तक जो कैल्शियल की जो शेयर प्राइस है, ठीक है, वो काफी इंक्रीज कर जाए, ठीक है जी, जी क्योंकि जी पास उसके उसके पास ऑप्शंस हैं। तो वो चाह रहा है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उन ऑप्शंस को अवेल कर ले, राइट। बात समझ आ रही है, जी ठीक है। जी जी हाँ जी, तो अब डेफिनेटली अब उसको सीईओ ऊपर से कह रहा है, ठीक है, तो जाहिर है एक तरह से सीईओ भी उसमें इन्वॉल्व हो गया ना, ठीक है, क्या ख्याल है, यस और नो, जी ठीक है। जी तो अब जी सीईओ भी उससे अनएथिकल बात कर रहे हैं, ठीक है, कि यार मैं चाहता हूँ कि शेयर प्राइस तब तक काफी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अब जी जाहिर है जो डायरेक्टर फाइनेंस है वो भी उसने जाहिर है सीईओ को रिपोर्ट करता है, तो सीईओ का कुछ तो भरम रखने की कोशिश करेगा ना, क्या ख्याल है, यस और नो, ठीक यस है। हाँ जी, तो कहता है डिस्कस द व्यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी रिम्यूनरेटेड विद प्रॉफिट रिलेटेड पे एंड शेयर बेस्ड पेमेंट टू अलाइन डायरेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। जी, तो उसमें फिर इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं जिस तरह अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ये व्यू, ठीक है, क्या आप क्या करते हैं जब आपको परफॉर्मेंस बेस्ड आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं आप फिर जी जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जी सही। अच्छा, सेकंड में क्या कहते हैं, डिस्कस वेदर फाइनेंस ऑफ कल्चर वुड बी एक्टिंग एथिकली इफ ही रिवाइज द अकाउंटिंग। नहीं, जो एथिकली नहीं एक्ट कर रहा, ठीक है, हमने बताया कि वो क्या कर रहा है, वो रीवैल्यूएशन लॉस को अवॉइड करके अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करना चाह रहा है, राइट, ठीक है, मैनिपुलेशन। जी Discuss whether the CEO's comment to the finance director is ethical and what action, if any, the finance director should take। ठीक है जी, जी डेफिनेटली एथिकल तो हम इसको नहीं कह सकते कि एथिकल है, ठीक है, आई डोंट नो कि उसने किस कॉन्टेक्ट, लेकिन अगर उसने डायरेक्टर फाइनेंस की बात की है तो डेफिनेटली उसने उसने इशारे में तो बात है, इसको इशारा तो कर दिया ना
यार मैं चाहता हूँ कि शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो डायरेक्टर फाइनेंस तो सीईओ की चाहत पूरी करने की कोशिश करेंगे ना, क्या ख्याल है? ठीक है, सही है जी। जी सर। ये भी गलत है, ठीक है जी, अनएथिकल बात है। अच्छा, ये एक, ठीक है, टू अवेलेबल इन सेक्शन ए क्वेश्चन टू, ठीक है जी। तो प्रोफेशनल मार्क्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। कितने जी? जी, क्वेश्चन टू में आपको आएगा एग्जाम फॉर द क्लैरिटी एंड क्वालिटी ऑफ एथिकल रीजनिंग एंड डिस्कशन, ठीक है, क्या आप कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपको एथिकल रीजनिंग के ऊपर, रेलेवेंट टू द सिनेरियो गिवन, ठीक है। तो SBR examining team has made it clear that candidates who simply quote the ethical guidance without application। अब देखें, एक तो चीज है कि आपने सीधा सीधा जाके लिख दी जो गाइडेंस है, तो याद रखें जो भी गाइडेंस है आपने उसको सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करना है, आपको ने उसको सिनेरियो से रिलेट करना है, ठीक है, बात समझा गई? जी जी। जिस तरह भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्टर फाइनेंस ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने जस्ट ये नहीं लिखना कि अच्छा नहीं हमें एथिकल स्टैंडर्ड ये कहते हैं, आपने ये साथ में लिखना है कि स्टैंडर्ड की ये गाइडेंस है और रेफरिंग टू सिनेरियो, ठीक है, ये गाइडेंस पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, ठीक है, जो डायरेक्टर फाइनेंस है वो अनएथिकल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट्स को जी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रीवैल्यूएशन लॉस को रिड्यूस करके, ठीक है। जी। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें, हम मैंने आपको बताया था हमने यहाँ पर दो स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं जी। एक हम लोगों ने रिलेटेड पार्टीज का स्टैंडर्ड पढ़ना है और एक हम लोगों ने पढ़ना है जी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है जी। तो जो ठीक है। रिलेटेड पार्टीज का स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड नंबर है जी IAS 24, जो कि इसको डील करता है, हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। इस परस्पेक्टिव में स्टैंडर्ड है जहाँ पे स्पेशली इस तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं और अकाउंटेंट्स को नहीं पता होती, ठीक है, कि इनको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद एक IAS 8 चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमने अभी ऊपर देखा, देखिए आप जी अगर कोई अपना एस्टिमेट चेंज करते हैं, पॉलिसी चेंज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, उसको कैसे हम लोगों ने अकाउंट फॉर करना है, उसको भी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा एक लास्ट 1-2 मिनट चल रहे हैं, तो मैं आपको दोबारा फ्रेश लिंक शेयर करता हूँ, आप उसको ज्वाइन करें, फिर हम लोग रिलेटेड पार्टी स्टार्ट करें, ठीक है जी। जी।